नमस्कार। जब विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, जब धरती स्वयं अपना स्वरूप गढ़ रही थी, तभी भारत की भूमि पर अरावली पर्वतमाला अडिग खड़ी हो चुकी थी, जिसने सदियों तक भारतीय इतिहास में युद्धों की गूंज सुनी, विदेशी आक्रांताओं के मार्ग रोके और स्वाधीनता की चेतना को आश्रय दिया। आज वही अरावली एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और युद्ध का मैदान बनी हुई है। लेकिन इस बार रणभूमि तलवारों की नहीं, बल्कि कानून, सियासत और जन सरोकारों की है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई परिभाषा के बाद देश भर में जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज हैं और सोशल मीडिया पर सेव अरावली एक जन आंदोलन की तरह उभर कर सामने आ गया है। लेकिन यह विवाद आखिर है क्या, और भारतीय उपमहाद्वीप में अरावली का ऐतिहासिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है? आइए आज इसे जानते हैं। अरावली विवाद मूल रूप से परिभाषा, संरक्षण और दोहन से जुड़ा हुआ है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली है। वर्षों से इसे वन क्षेत्र, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र मानकर संरक्षित किया जाता रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से। दरअसल अरावली की पहाड़ियों में लंबे समय से अवैध खनन जारी है। इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक अहम सवाल पूछते हुए जवाब मांगा। क्या अरावली पहाड़ियों की कोई स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा मौजूद है? क्योंकि अदालत ने पाया कि आज की डेट में अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से तय करते हैं कि कौन सा भूभाग पहाड़ है और कहां खनन की अनुमति दी जा सकती है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की। इस समिति ने सुप्रीम कोर्ट को जो सिफारिशें सौंपी, वही आज विवाद का केंद्र है। जिसके अनुसार यदि किसी पहाड़ या पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है, तो उसके चारों ओर 500 मीटर का क्षेत्र अरावली रेंज माना जाएगा। यदि पास में एक और पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, तो उसके 500 मीटर के दायरे को भी अरावली रेंज में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो पहाड़ इस परिभाषा में नहीं आएंगे, सरल शब्दों में कहें तो यदि दो पहाड़ों के बीच में 500 मीटर से ज्यादा की दूरी होगी या उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम होगी, वहां सस्टेनेबल माइनिंग अर्थात नियंत्रित और सीमित खनन की अनुमति दी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा स्वीकार करते हुए अपना निर्णय सुना दिया। लेकिन इस फैसले के बाद खासकर युवा और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया और देखते देखते सोशल मीडिया पर सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। दरअसल फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार अरावली श्रृंखला में 12,081 पर्वत हैं, जिनमें से महज 1,000 ही 100 मीटर के पैमाने में आते हैं। उनका कहना है अब इस नए फैसले के बाद अधिकांश पहाड़ लगभग 90% अरावली नहीं माने जाएंगे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर खनन का रास्ता खुल जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी, जल स्रोत और जैव विविधता को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी। अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में स्थित है, जहां ये नियम वर्ष 2006 से लागू हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में भी ये लागू हो जाएगा। यहीं पर विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू सामने आता है। यदि हम नक्शे पर अरावली को देखें तो राजस्थान में इसकी ऊंचाई कई स्थानों पर पर्याप्त है, लेकिन जैसे जैसे अरावली हरियाणा और दिल्ली की ओर बढ़ती है, इसकी ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। इन राज्यों में अनेक स्थानों पर पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। ऐसे में नई परिभाषा के अनुसार ये क्षेत्र अरावली रेंज से बाहर हो सकते हैं और वहां खनन की गतिविधियां शुरू होने की आशंका बढ़ सकती है। यही कारण है कि यह फैसला केवल कानूनी नहीं, बल्कि पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन गया है। लेकिन जो होता है, हमेशा की तरह ही पक्ष और विपक्ष की राजनीति भी इसमें प्रारंभ हो गई। दरअसल अरावली पर्वत को विश्व के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। भूवैज्ञानिक ये मानते हैं इसका निर्माण आज से लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रोटेरोजोइक युग में हुआ, जब जीवन अपने प्रारंभिक चरण में था और महाद्वीप आकार ले रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली ने भारतीय उपमहाद्वीप के शेप के निर्धारण और उसके क्लाइमेट के निर्धारण में एक अहम भूमिका निभाई। दरअसल भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ से 7.5 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी
अभी अपने प्रारंभिक विकास चरणों से ही गुजर रही थी, तभी भारतीय प्लेटों का यूरेशिया और अफ्रीकी प्लेटों के टकराव के बाद अरावली क्षेत्र में मालानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस दौरान भारी मात्रा में लावा, गैसें और ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर निकली। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक और क्षेत्रीय तापमान में वृद्धि हुई और जमी हुई बर्फ की परतों पर इसका प्रभाव पड़ा, जो धीरे धीरे पिघलने लगी थी। यही प्रक्रिया पृथ्वी के हिमयुग से बाहर निकलने की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। विद्वान मानते हैं ये प्रक्रिया प्री कैम्बियन काल के उत्तरार्ध में हुई थी। यही वो घटना थी जिसके बाद वायुमंडल की संरचना में भी बदलाव हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में मल्टी सेलुलर लाइफ अर्थात बहुकोशीय जीवन की संभावना बढ़ गई। प्रारंभ में ये एक विशाल और ऊंची पर्वत श्रेणी थी, लेकिन करोड़ों वर्षों के क्षरण के कारण आज इसका स्वरूप अपेक्षाकृत निम्न और खंडित दिखाई देता है। ये पर्वतमाला मुख्यतः ग्रेनाइट जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई है। अरावली केवल चट्टानों का ढेर नहीं रही, ये इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की मौन साक्षी है। यहाँ आदिम मानव ने भी अपने कदम रखे। यहीं से तांबा, जस्ता और अन्य बहुमूल्य खनिज निकाले गए। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता तक अरावली के खनिज संसाधनों की पहुंच थी, जो इसे भारत की प्राचीन आर्थिक धुरी बनाती थी। इतिहास के पन्नों में अरावली एक योद्धा की भांति खड़ी दिखाई देती है। मध्यकाल में राजपूतों ने इसी पर्वतमाला को अपना कवच बनाया था और सदियों तक विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष किया। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़ और आमेर ये दुर्ग केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं, बल्कि अरावली की छाती पर अंकित स्वाभिमान की अमिट गाथाएं हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर महाराणा प्रताप की शरण स्थली भी यही अरावली रही। इसी कारण से उन्हें अरावली का मार्तंड भी कहा जाता है, जो जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अस्त नहीं हुआ। वे स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक थे और उनके जीवन तथा संघर्ष की सबसे विश्वसनीय सहचरी थी अरावली पर्वतमाला। मेवाड़ राज्य, जहां महाराणा प्रताप का शासन था, अरावली पर्वतमाला के दुर्गम, वनाच्छादित और पहाड़ी भूभाग में स्थित था। ऊंची नीची पहाड़ियां, सकरी घाटियां, घने वन, प्राकृतिक जल स्रोत, इन सभी ने मिलकर मेवाड़ को मुगल सेना के लिए अत्यंत कठिन क्षेत्र बना दिया था। अरावली ने मेवाड़ को केवल भौगोलिक सुरक्षा ही नहीं दी थी, बल्कि रणनीतिक बढ़त भी प्रदान की थी। 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध अरावली पर्वतमाला की एक सकरी घाटी में ही लड़ा गया था। पीली मिट्टी के कारण यह क्षेत्र हल्दी घाटी कहलाया। ये तंग दर्रा और उसके चारों ओर की ऊंची पथरीली पहाड़ियां युद्ध की दिशा तय करने वाली थीं। हल्दी घाटी की इस स्थिति ने मुगल सेना की विशाल संख्या, भारी तोपखाने और युद्ध हाथियों को निष्प्रभावी कर दिया था, जबकि महाराणा प्रताप की तेज, हल्की और स्थानीय भूभाग से परिचित राजपूत सेना को रणनीतिक लाभ मिला था। इतिहासकारों के अनुसार घाटी का चयन महाराणा प्रताप की सोची समझी रणनीति थी, जिससे शत्रु की बढ़त कम हुई और राजपूतों को अचानक आक्रमण का अवसर मिला। हालांकि महाराणा के शौर्यपूर्ण पराक्रम के बाद भी हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे अरावली के दुर्गम अंचलों में चले गए और घोर कठिन जीवन जिए। लोक कथाओं में घास की रोटियां उनके त्याग का प्रतीक बनी। अरावली केवल पर्वतमाला ही नहीं, बल्कि उनकी शरण स्थली बनकर मेवाड़ की स्वतंत्र चेतना को जीवित रखने का आधार भी थी। प्रकृति के इतिहास में अरावली ने थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल आज विंध्य और हिमालय पर्वत के बीच के जिस हरे भरे क्षेत्र को हम देखते हैं, गंगा जमुना के विशाल उपजाऊ मैदानों को जो हम देख रहे हैं, अगर हम कहें इसका कारण अरावली है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इस भूभाग को अरावली पर्वत पश्चिम की तरफ से आने वाली गर्म रेतीली तूफानों को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। यह पश्चिमी हवाओं को रोककर कुछ क्षेत्रों में वर्षा में भी योगदान देता है। अब सोचिए, इसके बिना उत्तर भारत का विशाल भूभाग रेगिस्तान में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, आज वही अरावली स्वयं खतरे में है। अवैध खनन, अनियंत्रित शहरीकरण और हमारी उपेक्षा इसे धीरे धीरे ही सही निगल रही है। अरावली पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं,
बल्कि भारत के प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का मौन साक्षी है। हालांकि इस विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दो टूक कहा है कि अरावली के क्षेत्र में नई माइनिंग लीज को अब मंजूरी नहीं दी जाएगी। यह आदेश अवैध खनन और माफिया पर एक तरह से देखा जाए तो कड़ा एक्शन है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के खुद के ही आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में ऐसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं जिन पर और गहन जांच की आवश्यकता है। पीठ ने ये स्पष्ट किया कि अरावली क्षेत्र की सटीक परिभाषा केवल कानूनी ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय और नीतिगत दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पहले गठित सभी समितियों की सिफारिशों का समग्र मूल्यांकन करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से कहा है कि वे प्रस्तावित समिति की संरचना, उसके दायरे और कार्यप्रणाली को लेकर अदालत की सहायता करें ताकि इस बारे में संतुलित आधार पर निर्णय लिया जा सके। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। लेकिन फिर भी पर्यावरणविदों की चिंता अरावली को लेकर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई नई परिभाषा पर ही बनी हुई है, क्योंकि अरावली मात्र एक पर्वतमाला नहीं है, यह भारत पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख आधार है। इतिहास का वो रक्त रंजित अध्याय है जहां घाटियों ने शौर्य को आकार दिया और पीढ़ियों को स्वाधीनता का पाठ सिखा रही है। अरावली केवल अतीत नहीं है, यह हमारा भविष्य है। यदि अरावली बचेगी तो जल बचेगा, जीवन बचेगा, धरती बचेगी। इतिहास हमें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। अब सुनना या न सुनना ये हमारे हाथ में है। इसकी रक्षा करना केवल पर्यावरण का ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास और भविष्य का संरक्षण भी है, क्योंकि अरावली निर्लिप्त भाव से आज भी खड़ी है, समय की साक्षी बनकर, प्रेरणा बनकर और चेतावनी बनकर। नमस्कार।